Hello everyone. In this video lecture, we are going to solve sample paper number 1 of class plus 2 physics for term 2nd. General instruction. क्वेश्चन पेपर में हमारे पास 12 क्वेश्चन होंगे. ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी एंड देयर आर 3 सेक्शन ए बी एंड सी. सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा. सेक्शन बी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे हमारे पास 8 और सेक्शन सी में एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का. हमारे पास देयर इज नो ओवरऑल चॉइस. हाउएवर इंटरनल चॉइस जो होगी वो प्रोवाइडेड की जाएंगी इन 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स. 2 मार्क्स के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो होगा उसमें इंटरनल चॉइस होगी और 2 क्वेश्चन जो होंगे 3 मार्क्स के उनमें इंटरनल चॉइस. और यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ द चॉइस इन सच क्वेश्चंस. अगर आपको लॉग टेबल की आवश्यकता हो उसको आप यूज कर सकते हो. व्हाट कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड. सो सेक्शन ए फर्स्ट क्वेश्चन. If the kinetic energy of particle is reduced to 1/4, then the percentage increase in the de Broglie wavelength of the particle. अगर हम काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल की उसको रिड्यूस कर देते हैं 1/4, तो जो परसेंटेज इंक्रीज होगी किसमें, डी ब्रॉगली वेवलेंथ में ऑफ द पार्टिकल, वो हमने फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट का आंसर, वी नो दैट डी ब्रॉगली wavelength is given by lambda is equal to h over p, or this is equal to h over root 2m k, where h जो होगा वो प्लैंक कांस्टेंट, m मास ऑफ द पार्टिकल एंड k इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. क्वेश्चन में गिवन है अगर हम काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल की उसको चेंज कर देते हैं 1/4, मतलब वो हमारे पास आ जाएगी k डैश. दिस इज इक्वल टू 1/4 ऑफ k. जो न्यू वेवलेंथ आएगी लैम्डा डैश इज इक्वल टू h ओवर 2m k डैश. दिस इज इक्वल टू h ओवर रूट 2m k की जगह भर देंगे हम k/4. दिस इज इक्वल टू 4 का रूट निकालेंगे 2 आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2h ओवर रूट 2m k, और h ओवर 2m के रूट किसके बराबर है, लैम्बडा के बराबर. दिस इज इक्वल टू 2 लैम्बडा. सो जो न्यू वेवलेंथ आएगी इट इज ट्वाइस ऑफ द प्रीवियस वेवलेंथ. इफ वी इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल टू 1/4. So percentage increase in the de Broglie wavelength is equal to जो न्यू वेवलेंथ है लैम्बडा डैश माइनस जो प्रीवियस थी लैम्बडा ओवर लैम्बडा मल्टीप्लाई 100%. दिस इज इक्वल टू लैम्बडा डैश आगे 2 लैम्बडा माइनस लैम्बडा ओवर लैम्बडा मल्टीप्लाई 100%. सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2 लैम्बडा माइनस लैम्बडा, लैम्बडा ओवर लैम्बडा मल्टीप्लाई 100%. सो लैम्बडा के साथ लैम्बडा कैंसिल हो जाएगा, वी गेट 100%. क्वेश्चन नंबर 2. एन AC सिग्नल इज फेड इनटू 2 सर्किट X and Y and the corresponding output in the 2 cases have the waveform as shown in figure. Identify the circuit X and Y. Draw their level circuit diagram. जो AC सिग्नल है 2 केसेस में जो हमारे पास ये सर्किट डायग्राम दी गई है. फर्स्ट केस ये है, सेकंड दिस वन. यहाँ पे जो x और y जो है, फर्स्ट में ये x और सेकंड में y जो है, इस फर्स्ट केस में इनपुट यहाँ पे AC, ये AC का पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, और यहाँ पे एक डिवाइस लगाई है जिसके द्वारा जो आउटपुट आ रही है वो कंटिन्यूस नहीं है. पॉजिटिव हाफ के लिए तो हमारे पास आउटपुट आ रही है बट नेगेटिव के लिए नहीं आ रही है, फिर पॉजिटिव के लिए आ रही है. तो इस तरह से जो ये एक्स डिवाइस होगी दिस इज हाफ वेव रेक्टिफायर.
और दूसरे में आप देख सकते हो ये पॉजिटिव है ऑफ एसी का, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे कंटिन्यूस जो है आउटपुट मिल रही है। सो ये बन जाएगा हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर। सो इसके लिए हमारे जो लेवल सर्किट डायग्राम है वो भी ड्रॉ करनी है। सो लेट अस सी, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हमारे पास ये डायग्राम आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास ये एसी इनपुट आ जाएगी साइड, फिर साथ में ये ट्रांसफार्मर आ गया, फिर ट्रांसफार्मर, फिर साथ में ये एक डायोड पीएन जंक्शन डायोड, फिर साथ में ये लोड रेजिस्टेंस लगा के रखी हुई है। इस तरह से हमें आउटपुट मिल जाएगी। तो ये सर्किट डायग्राम बन जाएगी हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। फिर उसके बाद जो फुल वेव रेक्टिफायर है, इन दैट केस यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा होगा बट सेंटर टेपिंग होगी, और यहाँ पे दो डायोड आएंगे फुल वेव रेक्टिफायर में, डायोड D1 और डायोड D2, और यहाँ पे ये लोड रेजिस्टेंस लगी जिसके द्वारा हमारे पास आउटपुट मिल जाएगी हमें। हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारे पास जब हमारे पास ये एसी पॉजिटिव हाफ आएगा तो अपर फेस ये पॉजिटिव बन जाएगा, डायोड D1 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, यहाँ पे ये D, तो आउटपुट मिल जाएगी। बट जब यहाँ पे नेगेटिव हाफ आएगा और ये डायोड का पी साइड, तो ये रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी, इन दैट केस आउटपुट नहीं मिलेगी। बट यहाँ पे जब ये पॉजिटिव हाफ होगा अपर सेकेंडरी कॉइल का, तो डायोड D1 कंडक्ट में आ जाएगा आउटपुट। जब नेगेटिव हाफ आएगा ऊपर और नीचे पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास क्या है, ये डायोड जो है D2 कंडक्ट में आ जाएगा और आउटपुट हमें मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का और पार्ट, assume that each diode shown in the figure has a forward bias resistance of 50 ohm and an infinite reverse bias resistance. The current through the resistance 150 ohm is. सर्किट डायग्राम दी गई है। जब डायोड यहाँ पे ये पॉजिटिव है बैटरी का और ये पी साइड यहाँ पे, तो इन दैट केस इस साइड जो है यहाँ पे इस डायोड के लिए फॉरवर्ड बाइसिंग होगी और रेजिस्टेंस कितनी आएगी 50 ओम, और यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव और डायोड की एन साइड मतलब नेगेटिव, तो यहाँ पे रिवर्स बाइसिंग होगी। देन जो हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी वो इनफाइनाइट होगी। तो हमने जो करंट जो है थ्रो रेजिस्टेंस 150 ओम, जो 150 ओम रेजिस्टेंस है इसमें से जो कितना करंट फ्लो करेगा वो हमने फाइंड आउट करना है। आंसर, इन द सर्किट डायोड D1, अभी जो ये डायोड D1 आ गया, ये डायोड D2, जो डायोड D1 है पॉजिटिव साइड के साथ N है हमारे पास, तो ये रिवर्स बाइस है, और जो डायोड D2 है ये हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। ठीक है, तो जो डायोड D1 है इन दैट केस रिवर्स बाइस है और यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी इनफाइनाइट, और D2 डायोड जो फॉरवर्ड बाइसिंग है और जो रेजिस्टेंस आ रही है ऑफर कितनी हो रही है 50 ओम। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी सर्किट की वो हमारे पास आ जाएगी। सर्किट इस तरह से बन जाएगा, ये 10 वोल्ट आ जाएगी जो ये हमारे पास सेल लगा हुआ है, और ये 50 ओम और साथ में ये 150। सो इस तरह से टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हो जाएगी। ये सीरीज में आपके पास तीनों रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो 50 + 50 + 150 250 ओम बन जाएगा। तो जो करंट हो जाएगा सर्किट में I = V/R, ओम्स लॉ का हम यूज कर देंगे। V कितना है 10 और रेजिस्टेंस कितनी आएगी 250, कटिंग करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.04 एम्पियर। सो करंट थ्रू द रेजिस्टेंस 150 ओम से हमने करंट निकालना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 0.04 एम्पियर, क्योंकि जो करंट होता है इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस वो सेम रहता है, मतलब प्रत्येक रजिस्टर में से सेम करंट फ्लो करेगा। सो हमारे पास आ जाएगा 0.04 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 3, define the magnifying power of a compound microscope when the final image is formed at infinity. Why must both the objective and the eyepiece of a compound microscope has short focal length? Explain. इस क्वेश्चन में जो मैग्नीफाइंग पावर होगी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की,
जब आपके पास फाइनल इमेज फॉर्म होगी एट इन्फिनिटी, उसको आपने डिफाइन करना है। एंड वाई साथ में पूछा गया है, इन दिस केस जो बोथ द ऑब्जेक्टिव और आई पीस जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस, उनके दोनों की शॉर्ट फोकल लेंथ क्यों होती है। मतलब हम जो दो लेंस जो हैं जिनका हम यूज करेंगे इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो जब हमारे पास फाइनल इमेज बनेगी इन्फिनिटी के ऊपर, इन दैट केस जो हम लेंस लेते हैं आई पीस और ऑब्जेक्टिव, उनकी शॉर्ट फोकल लेंथ क्यों होती है, उसको हमने एक्सप्लेन करना है। सो इसका आंसर हो जाएगा, जो मैग्नीफाइंग पावर होगी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी के ऊपर बनती है, तो वो हमारे पास आ जाएगा, उसके लिए रिलेशन m इज इक्वल टू L ओवर एफ ओ डी ओवर एफ ई। तो मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फाउंड एट इन्फिनिटी, m इज इक्वल टू L ओवर एफ ओ डी ओवर एफ ई, वेयर जो L हो जाएगी वो हमारे पास आ जाएगा लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, एफ ओ जो हो जाएगा दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, एफ ई फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, एंड डी वी द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन। Both the objective and eyepiece of a compound microscope has short focal length so as to produce large magnifying power. लार्ज मैग्नीफाइंग पावर को प्रोड्यूस करने के लिए हम जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें ऑब्जेक्टिव और आई पीस, इन दोनों लेंसेज की जो फोकल लेंथ है उसको हम स्मॉल लेते हैं। इन दोनों की जो फोकल लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है। नेक्स्ट सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 4, अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ v is illuminated by a coherent monochromatic light of wavelength lambda if the second and fourth minima in the diffraction pattern at a distance 1 meter from the slit are at 3 cm and 6 cm respectively from the central maximum. What is the width of the central maximum, that is distance between the first minimum on either side of the central maximum. एक सिंगल स्लिट है जिसकी विड्थ v है, इज इल्यूमिनेटेड बाय ए कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसकी वेवलेंथ लैम्बडा है, और जो सेकंड और फोर्थ मिनिमा होगा इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द स्लिट, कितनी डिस्टेंस के ऊपर है, 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम से। व्हाट इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, तो हमारे पास जो विड्थ होगी सेंट्रल मैक्सिमम की वो हमने फाइंड आउट करनी है। फोर्थ का आंसर हो जाएगा, फॉर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्बडा ओवर बी। जो पोजीशन होगी nth मिनिमा की फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा से, उसके लिए रिलेशन होता है एन लैम्बडा डी ओवर बी। क्वेश्चन में गिवन है फॉर सेकंड मिनिमा के लिए मतलब व्हेन n इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हम n की जगह क्या भर देंगे 2, तो x2 इक्वल टू 2 लैम्बडा डी ओवर बी, दिस इज इक्वल टू कितना दिया हो हमारे पास वहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर के मीटर बनाओगे तो वो हमारे पास बन जाएगा 0.03, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। और जो फोर्थ मिनिमा के लिए हमारे पास n इज इक्वल टू 4 बन जाएगा, और यहाँ पे हम वैल्यू भर देंगे 4, तो ये हमारे पास बन जाएगा x4 इज इक्वल टू 4 लैम्बडा डी ओवर बी, दिस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, तो उसके मीटर बनाएंगे 0.06 आ जाएगा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन सेकंड में से सेकंड -1 कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x4 माइनस x2, दिस इज इक्वल टू 4 लैम्बडा डी ओवर बी माइनस 2 लैम्बडा डी ओवर बी, दिस इज इक्वल टू 0.06 माइनस 0.03, इसमें से माइनस करोगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 0.03, एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम b आ जाएगा, और 4 में से 2 तो 2 रह जाएंगे, ये बन जाएगा 2 लैम्बडा डी, और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 2 इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो ये हमारे पास डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, क्लियर। और देन द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम,
दिस इज इक्वल टू 2 लैम्बडा डी ओवर बी, दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0.03 बाई 2, दिस इज इक्वल टू 0.03 मीटर, और इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, सो दिस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन फ्री स्पेस अलोंग एक्स डायरेक्शन if the value of v vector, that is magnetic field vector, in Tesla at a particular point in space and time is 1.2 into 10 raised to power minus 8k, find the value of E, that is electric field at that point। जैसा कि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब ट्रैवल करती हैं, जैसे मान लो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो ट्रैवल कर रही है इस तरह से, तो इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर लाई करते हैं। मतलब अलोंग वाई एक्सिस जो है अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आ गया तो अलोंग जो हमारे पास जेड एक्सिस आएगी, इस एक्सिस हमारे पास क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। और ये तीनों मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और इस तरफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स है, दीज थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर विद ईच अदर। एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रैवल कर रही है फ्री स्पेस में अलोंग एक्स डायरेक्शन में, और जो वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की इन टेस्ला एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो कि स्पेस में लाई कर रहा है, एंड टाइम इज 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 के यूनिट वेक्टर। देन हमने जो फाइंड आउट करनी है ई की वैल्यू, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट दैट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 के यूनिट वेक्टर टी टेस्ला में दी है, और जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास क्या होता है, ई इज इक्वल टू बी सी के बराबर होता है। ये रिलेशन होता है हमारे पास क्योंकि जो हमारे पास ई ओवर बी दिस इज इक्वल टू सी, थोड़ा इसको रिलीज कर देंगे तो ई इज इक्वल टू बी सी आ जाएगा। मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों की जो रेशियो आएगी दिस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। सो हेयर ई इज इक्वल टू बी सी, तो बी भर देंगे 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 टेस्ला, और सी की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट की 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकंड। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.6 वोल्ट पर मीटर। क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अलोंग जेड डायरेक्शन में होगी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है अलोंग एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आएगी वो हमारे पास इट इज अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एक्स एंड जेड यूजिंग वेक्टर अलजेब्रा ई क्रॉस बी, दिस इज शुड बी अलोंग एक्स डायरेक्शन। सो हेयर सिंस प्लस जे मल्टीप्लाई के दिस इज इक्वल टू आई होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अलोंग वाई डायरेक्शन में होगी। सो ई इज इक्वल टू 3.6 जे वोल्ट पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, अ न्यूक्लियस एट रेस्ट स्प्लिट्स इनटू 2 न्यूक्लियर पार्ट्स हैविंग रेडियाई इन द रेशियो 1:2, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी। एक न्यूक्लियस है हैवी न्यूक्लियस और वो स्प्लिट हो जाता है 2 पार्ट्स में, मीन्स एक इसका एक पार्ट ये अगर मान लो दूसरा पार्ट ये, और जो इनके रेडियस है उन दोनों की रेशियो कितनी गिवन है 1:2। हमने जो वेलोसिटी होगी इन दोनों की उसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा, हम मान लेंगे कि जो A1 और A2 जो है वो मास नंबर है 2 न्यूक्लियाई पार्ट का। मान लो आपके पास ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, इसका जो मास नंबर है फर्स्ट का A1 आ गया, दूसरे का A2, और जो रेडियस होता है वो हमारे पास आता है R इज इक्वल टू R0 A की 1/3। सो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के लिए रेडियस R1 आ जाएगा, R0 A1 रेज़ टू पावर 1/3, दूसरे का जाएगा R2 इज इक्वल टू R0 A2 की 1/3। अभी डिवाइड करके दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज 2, डिवाइड कर देंगे हम इक्वेशन 1 को 2 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा R1 ओवर R2, दिस इज इक्वल टू
आर नॉट ए वन की 1/3 डिवाइड बाई हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आर नॉट के साथ आर नॉट कट हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा a1 ओवर a2 रेज़ टू पावर 1/3। सो हेयर ये जो हमारे पास रेज़ टू पावर 1/3 है, इस साइड जाके हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगी ये रेज़ टू पावर 3। तो a1 ओवर a2 इज इक्वल टू r1 ओवर r2 का होल क्यूब। सो हेयर एज हमारे पास जो रेशो दी गई है रेडियस की r1 ओवर r2, वो हमारे पास कितनी है 1:2। सो r1 ओवर r2 इज इक्वल टू 1/2 गिवन है, तो यहाँ पे हम वैल्यू भर देंगे तो 1/2 का क्यूब दिस इज इक्वल टू 1/8। सो रेशो आ जाएगी देयर मासेस की, दैट इज m1 ओवर m2 इज इक्वल टू 1/8 आ जाएगा। इसके बाद हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा देंगे। तो जो मोमेंटम होगा उसका मैग्नीट्यूड p1 दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ p2। सो p1 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास मोमेंटम होता है इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, सो आ जाएगा m1 v1 फर्स्ट के लिए इक्वल टू m2 v2। थोड़ा इसको रीअरेंज करेंगे तो v2 इस साइड आ जाएगा, तो v1 ओवर v2 और m1 इस साइड चलेगा m2 ओवर m1। सो हेयर अभी हमने ये रेशियो निकाल लिया m1 ओवर m2 की 1/8 है, तो यहाँ पे m2 ओवर m1 की हो जाएगी 8 ओवर 1। सो हेयर दिस इज इक्वल टू 8 ओवर 1। मीन्स जो रेशो आई वेलोसिटी की v1 रेशो v2 दिस इज इक्वल टू 8 रेशो 1। क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट, ड्रॉ अ रे डायग्राम डिपिक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। हमने रे डायग्राम बनानी है जिसमें जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है इन केस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जब उसको हम नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट का आंसर आ जाएगा, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी द टेलीस्कोप इज सेड टू बी नॉर्मल एडजस्टमेंट। जब हमारे पास जो इमेज जो है इन्फिनिटी के ऊपर फॉर्म करेगी, तो जो टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की जो एडजस्टमेंट होगी उसको हम नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलेंगे। द पोजीशन ऑफ द आई पीस इज एडजस्टेड इन सच ए वे दैट द फाइनल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड। जो पोजीशन होगी आई पीस की हम उसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे जिसके कारण फाइनल इमेज जो है ऑब्जेक्ट की वो वर्चुअल, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड बने। सो इसके लिए रे डायग्राम ये आ जाएगी, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, दिस इज आई पीस, ठीक है। रे ऑफ लाइट आ रही हैं और यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट ये आ गई और दूसरी यहाँ से ये पास आउट हमने करवा दी सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से। दोनों जहाँ पे ये रे ऑफ लाइट मिल रही है, यहाँ पे इसकी ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाई कर रहा है इसकी इमेज जो है रियल और इन्वर्टेड फॉर्म हो जाएगी। और जो ये इमेज फॉर्म हुई ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी फॉर दिस आई पीस। यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगी इस तरह से एक, दूसरी ये, और जब इस साइड हम आगे दोनों डाइवर्स हो जाएगी, ये कहीं भी नहीं मिलेंगी, बट जब हम इनको प्रोड्यूस बैकवर्ड करेंगे तो दे अपेयर टू मीट एट ए पॉइंट। मतलब कहाँ पे मिलेंगी वो जाके इन्फिनिटी के ऊपर, और इन्फिनिटी के ऊपर फाइनल इमेज बनेगी किस तरह की होगी, वर्चुअल, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड। क्वेश्चन नंबर 7 बी पार्ट, यू आर गिवन द फॉलोइंग 3 lenses, which 2 lenses will you use as an eyepiece and as an objective to construct an astronomical telescope? Give reason. Lenses L1, L2 and L3 are given. Power of lens L1 is 2 and aperture is 6 centimeter. In lens 2 power 4 diopter and aperture is 1 centimeter, and in lens 3 power is 8 diopter and aperture is 1 centimeter. क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास 3 लेंस हमें दिए गए हैं और हमने 2 लेंस का यूज़ करना है, और उन लेंसेज का यूज़ करते हुए हमने एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बनाना है। इन दिस केस हम जो लेंस हमारे पास L1 है हम इसको चूज़ करेंगे एज ऑब्जेक्टिव, बिकॉज इसकी जो अपर्चर है वो हमारे पास लार्ज है, सो इसकी फोकल लेंथ भी लार्ज होगी। और जो लेंस L3 है इसका हम यूज़ करेंगे आई पीस, क्योंकि इसकी जो फोकल लेंथ है वो स्मॉल होगी। बी पार्ट का आंसर, फॉर ए टेलीस्कोप लेंस L1 इज चूजन एज ऑब्जेक्टिव एज इट्स अपर्चर एंड फोकल लेंथ आर लार्जेस्ट।
द लेंस L3 is chosen as a eyepiece as its focal length is smallest. क्वेश्चन नंबर 7 का और पार्ट, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन कन्वेक्स लेंसेज इन कॉन्टैक्ट. ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज. इस क्वेश्चन में हमने एक रे डायग्राम ड्रॉ करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल दो लेंसेज हैं, इस तरह से हम दो लेंस ले लेंगे और दोनों को आपस में कॉन्टैक्ट कर देंगे. तो इनकी जो पावर होगी दोनों की, मान लो पहले की पावर P1 है, दूसरे की P2 आ जाएगी, और इनकी जो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन मतलब इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो उसके कारण जो पावर बनी टोटल वो हमारे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू P1 प्लस P2. इसकी हमने डेरिवेशन करनी है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. सो लेट अस सी हाउ वी कैन ड्राइव द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज. जो डायग्राम बनाएंगे हम दो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के लिए वो इस तरह से बनेगी. दो लेंसेज ले लिए कन्वेक्स लेंसेज और दोनों को इस तरह से ज्वाइन करके रख दिया हमने, और इनके यहाँ से एक एक्सिस पास आउट होकर जा रही है, तो दैट इज़ प्रिंसिपल एक्सिस. और ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे लाई कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर. फर्स्ट लेंस है उसके ऊपर वो ए पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है आफ्टर रिफ्रैक्शन. अगर जो सेकंड लेंस बी जो है एब्सेंट हो तो इमेज कहाँ पे बनेगी I1 के ऊपर. तो यहाँ पे जो डिस्टेंस हो जाएगी V', ठीक है, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ से U. क्लियर. अभी मान लो कि जो ये लेंस V है ये भी प्रेजेंट है, तो क्या होगा, जो ये इमेज बनी फर्स्ट लेंस के द्वारा A के द्वारा, यही ऑब्जेक्ट का काम करेगी इस लेंस के लिए, और फाइनल इमेज कहाँ पे बन जाएगी I के ऊपर. ठीक है. सो यहाँ से डिस्टेंस क्या आ जाएगी V. अभी इसके बाद हमने क्या करना है, लेंस फार्मूले का प्रयोग करना है. ठीक है. कंसिडर टू लेंसेज प्लेस क्लोज टू ईच अदर्स. द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज A एंड B आर F1 एंड F2. फर्स्ट A लेंस का फोकल लेंथ F1 होगी, दूसरे की F2. तो फॉर लेंस 1 के लिए हम यहाँ पे लेंस फार्मूला लगाएंगे. फॉर ए लेंस जो लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. फॉर लेंस A इसके लिए जो इमेज I1 बन रही है कितनी डिस्टेंस के ऊपर है, V' के ऊपर. सो यहाँ पे 1/v' माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1. F1 फोकल लेंथ है लेंस A की. ठीक है. इसी तरह से फॉर लेंस B के लिए क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/v' इज इक्वल टू 1/f2. क्लियर. क्योंकि यहाँ पे 1/u जो है ये हमारे पास जो इमेज बनी, यहाँ पे जो ये इमेज बनी ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी. तो यहाँ से जो इमेज जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो जाएगी V'. यहाँ पे हम भर देंगे V', और F2 जो है फोकल लेंथ है लेंस V की. अभी ऐड कर देंगे 1 और 2 को, दोनों को ऐड कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड के साथ लेफ्ट हैंड साइड राइट ऐड और राइट हैंड साइड के साथ राइट हैंड साइड. तो बन जाएगा 1/v' माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v' इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2. यहाँ पे हमारे पास ये 1/v' ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव है, तो ये कट हो जाएंगे. तो हमारे पास बच जाएगा माइनस 1/u प्लस 1/v, और यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, और इस साइड 1/f1 प्लस 1/f2. ठीक है. अभी सिंस हमारे पास जो 1/v माइनस 1/u किसका बराबर था, 1/f के बराबर, तो यहाँ पे हम भर देंगे इसकी जगह पे, जो ये है इसकी जगह पे भर देंगे हम 1/f मतलब टोटल फोकल लेंथ हो जाएगी 1/f1 प्लस 1/f2. ठीक है. और जो पावर होती है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. क्लियर. तो यहाँ पे जो P टोटल आ जाएगी P1 प्लस पावर जो होती है रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ के. जब हमारे पास 1/ft यहाँ पे आ जाएगा तो ये बन जाएगा PT. फिर जब आपके पास यहाँ पे 1/f1 तो यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे P1, यहाँ पे 2 होगा तो P2. इस तरह से जो इक्विवेलेंट पावर आ जाएगी PT इज इक्वल टू P1 प्लस P2. क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग बोहर पोस्टुलेट फॉर हाइड्रोजन एटम शो दैट द टोटल एनर्जी of the electron in the stationary state can be expressed as the sum of kinetic energy and potential energy, where U is equal to minus 2k. Hence, deduce the expression for the total energy in the nth energy level of a hydrogen atom. बोहर पोस्टुलेट का यूज़ करना है हमने फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए. उसके द्वारा हमने शो करना है कि जो टोटल एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की इन द स्टेशनरी स्टेट
वो किसके बराबर होगी, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, वेयर हमारे पास गिवन है u इज इक्वल टू माइनस 2k, और हमने एक्सप्रेशन ड्राइव करना है फॉर द टोटल एनर्जी इन द nth लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा हियर, एक ये एटम है, एटम के अंदर हमारे पास ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज लाई करता है, और इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों ओर रिवॉल्व करता है। किसने बताया था, अकॉर्डिंग टू बोहर पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग। और जो ये ऑर्बिट होगा, दीज आर द स्टेशनरी ऑर्बिट स्टेट ऑफ द एटम फॉर ए पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन जहां पे मूव कर रहा है, सो इट हैज अ काइनेटिक एनर्जी। जब कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। आल्सो देयर इज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। सो टोटल एनर्जी आ जाएगी हमारे पास, दिस इज इक्वल टू, इट इज अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम ले लेते हैं एक, मैंने ये न्यूक्लियस ले लिया जिसके ऊपर चार्ज है प्लस Ze, ठीक है, और इसके चारों ओर जो है वो इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर चार्ज क्या है E, रिवॉल्व कर रहा है विद वेलोसिटी V, और जो ये सर्कुलर ऑर्बिट है इसका रेडियस मैंने R ले लिया। सो हमारे पास ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों के बीच जो कूलम फोर्स होगी, मतलब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, दैट इज गिवन बाई F इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, तो यहाँ पे Z E मल्टीप्लाई E स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस जो है वो R है इन दोनों के बीच, तो R का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। और जो एक्सेलरेशन होगा इलेक्ट्रॉन का वो किसके बराबर आ जाएगा, A इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। अभी उसके बाद नेक्स्ट हम लगा देंगे फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू किसका होता है ma के बराबर, ठीक है, तो एक इसका बराबर V स्क्वायर अपॉन R। अभी जब ये इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, हम जानते हैं कोई भी बॉडी जो सर्कुलर पाथ में कब मूव कर सकती है, उसको मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी किसके बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है, वही नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी इलेक्ट्रॉन्स को टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। सो हियर हमारे पास ये जो आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कहने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगी किसके बराबर हो जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, ये Ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो mv स्क्वायर अपॉन R होता है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने mv स्क्वायर अपॉन R। अभी इसको रीअरेंज करें तो हमारे पास R की वैल्यू हो जाएगी, R इज इक्वल टू Ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv स्क्वायर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू बोहर रूल्स mvr इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई, ठीक है, वेयर N जो होगा पॉजिटिव इंटीजर होगा। अभी सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू ऑफ R फ्रॉम ओकेशन 1 वी गेट, जो ओकेशन 1 से हम यहाँ पे R की वैल्यू भर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, mv R की जगह आएगा Ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई। थोड़ा इसको रीअरेंज करते हैं तो v की वैल्यू निकल जाएगी, तो v इज इक्वल टू Ze स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट Hn, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अभी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अभी v की वैल्यू हम यहाँ से ये भरेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, Z स्क्वायर e की 4 m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर n स्क्वायर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अभी पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस Ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आ जाएगा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। अभी ये करेंगे यूज इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, जो ये इक्वेशन 3 है v की वैल्यू हम यहाँ पे भरेंगे, ठीक है, यहाँ पे इस पे यहाँ पे V स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। जब आप इसको सॉल्व करोगे, बाद में आप देख लियो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा R इज इक्वल टू, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा R इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर n स्क्वायर ओवर पाई m Ze स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर यूज करेंगे हम R की वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 5, यहाँ पे भरेंगे, ठीक है, तो यहाँ से U की वैल्यू आ जाएगी, और U की वैल्यू आ जाएगी माइनस Z स्क्वायर e की 4 m ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर n स्क्वायर आ जाएगा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। अभी हम फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 6, जो ये इक्वेशन 4 है यहाँ पे, जो ये इक्वेशन 4 है और जो ये 6 है, वी गेट U इज इक्वल टू माइनस 2k, 6 है, इसका यूज करेंगे, मतलब हम
टोटल एनर्जी हमने निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जब आप इसको ऐड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस Z²E⁴m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट H²n² आ जाएगा। फॉर हाइड्रोजन एटम Z = 1 होता है, Z की जगह 1 भर दो, तो En = माइनस Me4 ओवर 8n² एप्सिलॉन नॉट H², ये आ जाएगी हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ nth एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसका ए पार्ट है, यूज हाइजन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस टू शो हाउ ए प्लेन वेव फ्रंट एट t = 0 propagates and produces a wave front at a later time। हाइजन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का यूज करते हुए हमने फाइंड आउट करना है, मतलब एक जो वेव फ्रंट है कैसे वो प्रोपोगेट करेगा एट t = 0 के ऊपर, टाइम के ऊपर कहाँ पे होगा वो, और उसके बाद कैसे वो प्रोपोगेट कराएगा एट अ टाइम व्हेन टाइम इज t। सो लेट अस सी, हमने कंसीडर कर लिया कोई प्लेन वेव फ्रंट ए बी ले लिया, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, मान लो ये पॉइंट मैंने ए ले लिया, ये बी सी डी ई इस तरह से, और जो ये पॉइंट होंगे दीज आर ऑल द अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, ईच पॉइंट ऑन ए बी बिकम ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस विच टेक्स विद द सेम स्पीड c। To find the new wavefront after time t, we draw a sphere of radii ct from each point on AB। Means जितने भी ये पॉइंट्स लाई करेंगे AB वेवफ्रंट के ऊपर, वो होंगे हमारे पास सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, जिसके द्वारा क्या होगा, सेकेंडरी वेवलेट जो है फॉर्म होंगे। ठीक है, अभी जो सेकेंडरी वेवफ्रंट बनेगा उसको फाइंड आउट करने के लिए हम जो ये पॉइंट है इसके चारों एक स्फीयर लगा देंगे। जब वेव प्रोपोगेट करती है तो इन दैट केस ओनली फॉरवर्ड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, मतलब यहाँ से यहाँ आगे की तरफ मूव करेगी तो उसकी वो कुछ वेलोसिटी होगी, मान लेते वो मैंने वेलोसिटी ले ली v, वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही है, और टाइम कितना ले रही है, मान लो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए t ले लिया, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस क्या बन जाएगी vt, क्योंकि जो हमारे पास स्पीड दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या जाएगी vt। ठीक है, अभी अकॉर्डिंग टू हाइगन्स उन्होंने बताया था कि ओनली फॉरवर्ड एनवल्व वेव, जो जैसे यहां पे आप मान लो ये जैसे ये वाटर है ना, आपने यहां पे स्टोन फेंक दिया तो इस तरह से वेव प्रोपोगेट करेंगी ना, मतलब इस तरह से वेव जो फॉरवर्ड मूवमेंट होती है उसकी बैकवर्ड मूवमेंट नहीं होती है। तो देखो हमारे पास यहाँ पे जैसे ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया इसके ऊपर, यहाँ पे ये सारा, तो ये इसके द्वारा जो है एक न्यू वेव फ्रंट फॉर्म हो जाएगा, दैट इज CD बन जाएगा। इस तरह से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट है, हाउ डज द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन फ्रिंजेस इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट change when the distance of separation between the slit and screen is doubled। मीन्स जो एंगुलर सेपरेशन होगी बिटवीन किसके बीच में, फ्रिंजेस इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट में, किस तरह से चेंज करेगी, जब हम जो डिस्टेंस होगी सेपरेशन की बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम डबल कर देते हैं। सो इसका आंसर आ जाएगा इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन सेपरेशन बिटवीन फ्रिंजेस थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NH ओवर A, वेयर A जो होगी दिस इज द स्लिट विड्थ और लैम्डा वेवलेंथ। सो देर इज नो इफेक्ट ऑन एंगुलर सेपरेशन टू थीटा वाई द चेंजिंग of the distance of separation d between the slit and the screen। Next question number 10, the threshold frequency for a certain photosensitive metal is nu naught when it is illuminated by the light of frequency nu is equal to 2 nu naught, the maximum velocity of the photoelectron is v naught। What will be the maximum velocity of the photoelectrons when the same metal is illuminated by light of frequency nu is equal to 5 nu naught। देखो हमारे पास एक मेटल है, फोटो सेंसिटिव है वो, और उसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो न्यू नॉट है, और उस मेटल को हम इल्यूमिनेट करते हैं बाई अ लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है
न्यू इज इक्वल टू 2 न्यू नॉट, मतलब ट्वाइस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जो हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स, उसमें से क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट करेंगे। जैसे मान लो आपके पास मेटल है, इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो इसके कारण क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे फोटो इलेक्ट्रॉन इसमें से इमिट होंगे, ठीक है। और कितनी जो वेलोसिटी के साथ इमिट हो रहे हैं, वी नॉट के साथ, ठीक है, ये दिया हुआ है। What will be the maximum velocity of the photoelectrons when the same metal is illuminated by the light of frequency nu is equal to 5 न्यू नॉट। जो ये लाइट पड़ रही है, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर हम कितनी कर देते हैं, 5 न्यू नॉट, मतलब 5 टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जो हमारे पास वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी जो है हमने निकालनी है। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे उनकी वेलोसिटी क्या होगी। क्वेश्चन 10 का आंसर हो जाएगा, जो न्यू नॉट है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, वर्क फंक्शन होता है फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, ठीक है। अभी एज पर क्वेश्चन के द्वारा क्या है, जो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एच 2 न्यू नॉट माइनस एच न्यू नॉट, दिस इज इक्वल टू एच न्यू नॉट हो जाएगा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और जब हम उसकी फ्रीक्वेंसी को कितना कर देंगे, 5 न्यू नॉट, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हाफ एम डैश स्क्वायर इक्वल टू एच 5 न्यू नॉट माइनस एच न्यू नॉट, दिस इज इक्वल टू 4h न्यू नॉट बन जाएगा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अभी डिवाइड कर देंगे 2 को 1 के साथ, वी डैश स्क्वायर ओवर वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 4/1 और वी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 4 वी नॉट का स्क्वायर और वी डैश इज इक्वल टू 2 वी नॉट। जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास आ जाएगी ट्वाइस ऑफ द प्रीवियस वेलोसिटी। जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है 5 न्यू नॉट होगी तो वेलोसिटी होगी, जो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से बाहर निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट करेंगे मेटल सरफेस को, तो वो कितनी वेलोसिटी के साथ, 2 वी नॉट के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 का और पार्ट, एक्सप्लेन गिविंग रीजन फॉर द फॉलोइंग। एक पार्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन ए फोटो सेल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो फोटो करंट होगा फोटो सेल में वो इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अगर हम इंटेंसिटी जो है इंसिडेंट रेडिएशन की उसको इंक्रीज कर देते हैं तो फोटो करंट जो है फोटो सेल में वो इंक्रीज करता है। इसके लिए हमने रीजन बताना है। 10th के और पार्ट का जो फर्स्ट ए पार्ट है, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड अपॉन द इट्स इंटेंसिटी। द फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted per second. This implies that all the number of photoelectrons emitted per second is directly proportional to the intensity of incident radiation. मतलब जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स emit होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो यहाँ पे अगर हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस इंटेंसिटी ऑफ लाइट लेते हैं और जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स emit कर रहे हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस लेते हैं तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट, द स्टॉपिंग पोटेंशियल V naught varies linearly with the frequency nu of the incident radiation for a given photosensitive surface with the slope remaining the same for different surfaces. जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा फ्रीक्वेंसी जो होगी इंसिडेंट रेडिएशन की फॉर ए गिवन फोटोसेंसिटिव सरफेस के लिए वो किस तरह से वेरी करता है, लीनियरली, मतलब स्ट्रेट लाइन विद द स्लोप, जिसकी स्लोप जो है सेम रहेगी फॉर डिफरेंट सरफेसेस। इसको आपने एक्सप्लेन करना है बाय गिविंग द रीजन। इसके लिए रीजन हो जाएगा, द एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो एनर्जी होगी इमिटेड इलेक्ट्रॉन की वो डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के ऊपर। सो द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव फॉर द हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जब इंसिडेंट रेडिएशन की हायर फ्रीक्वेंसी होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मोर नेगेटिव होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल आर इन द ऑर्डर ऑफ V03 greater than V02 greater than V01 if the frequency are in the order of nu3 greater than nu2 greater than nu1. This implies that greater the frequency of incident light, greater is the maximum kinetic energy of the photoelectrons.
और ग्राफिकली इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अलॉन्ग एक्स एक्सिस मैंने ले लिया फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और अलॉन्ग वाई एक्सिस स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो मेटल ए के लिए जब आपके पास न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट होगी तो इस तरह से आ जाएगा, और मेटल बी के लिए जब ये न्यू जो है इट इज ग्रेटर देन न्यू नॉट डैश के। स्लोप ऑफ वी नॉट वर्सेस न्यू ग्राफ गिव्स एच ओवर ई। दिस इज सेम फॉर डिफरेंट सर्फेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन द टर्म क्रिटिकल एंगल फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया। पेयर ऑफ मीडिया के लिए क्रिटिकल एंगल जो है उसको आपने डिफाइन करना है। अ पॉइंट सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एस इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द बॉटम ऑफ a cylinder of radius 15.0 centimeter. The cylinder contains water. Refractive index 4/3 to a height of 7.0 centimeter. Draw the ray diagram and calculate the area of water surface through which the light emerges in air. क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन देखो, जो क्रिटिकल एंगल होता है, जैसे मान लो आपके पास ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, एक रे ऑफ लाइट यहाँ से जाएगी, डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, जाएगी तो ये नॉर्मल हो गया, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। फिर एक ऐसा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो गया, और जब ये रे ऑफ लाइट जो है वो सीधी बाहर नहीं जाएगी, इस सरफेस के ऊपर तैरेगी, ठीक है, इस तरफ, तो जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया इसको हम बोलेंगे सी के साथ। जब हमारे पास जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हो आप, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ क्रिटिकल एंगल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय IC फॉर द पेयर ऑफ मीडिया। सेकंड पार्ट में एक सोर्स दिया था वो अंडर वाटर है, और यहाँ से यहाँ तक वो हमारे पास जो हाइट जो है इस वाटर लेवल की वो h इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो द लाइट रे मर्जेस थ्रू अ सर्कल ऑफ रेडियस r, एरिया ऑफ वाटर सरफेस पाई h स्क्वायर ओवर म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो पाई 22/7 हो जाएगा मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दिया हुआ हमारे पास 1.33 स्क्वायर माइनस 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे सारे को तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 200.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है सेक्शन सी, केस स्टडी। जो सेक्शन सी है इसमें क्वेश्चन नंबर 12 आएगा और केस स्टडी का होगा, ठीक है। लाइट एमिटिंग डायोड के बारे में, ये लाइट एमिटिंग डायोड इज अ फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। It is a heavily doped p-n junction diode which under forward bias emits spontaneous radiation. The general shape of the IB characteristics of an LED is similar to that of a normal p-n junction diode as shown. The variable potential are much higher and slightly different for each color. जो लाइट इमिटिंग डायोड होता है वो एक फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है लाइट एनर्जी में, और ये एक हेवनली डॉप्ड p-n जंक्शन डायोड होगा जिसमें इट इज़ अंडर फॉरवर्ड बाइसिंग होगी, इसमें ये इमिट करेगा स्पॉन्टेनियस रेडिएशन, और जो जनरल शेप होगी IB कैरेक्टरिस्टिक्स की इन केस ऑफ LED वो सिमिलर होगी इसके जो नॉर्मल p-n जंक्शन डायोड होता है उसके लिए, और जो बैरियर पोटेंशियल होगा वो मच हायर होगा एंड स्लाइटली डिफरेंट फॉर ईच कलर, और प्रत्येक कलर के लिए डिफरेंट होगा। ये हमारे पास डायग्राम दी गई है, ठीक है। फॉरवर्ड करंट आ गया मिली एम्पियर में अलॉन्ग वाई एक्सिस, और अलॉन्ग एक्स एक्सिस वोल्टेज ली गई है, ठीक है। जो इंफ्रारेड के लिए हमारे पास ये इस तरह से आ गया, फिर ये रेड के लिए, फिर अंबर के लिए, येलो ग्रीन ब्लू वाइट के लिए इस तरह से ग्राफ दिया किसके बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में। सो इसके बेस जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, द IB कैरेक्टरिस्टिक्स of shown LED lies in, A option है visible region only, B option infrared and visible region, C option ultraviolet region only, D option microwave region. So here in this question B option is the correct option. The IB characteristics of shown LED lies in infrared and visible region. Second part, the systematic symbol of light emitting diode LED is, जो सिंबल होगा लाइट इमिटिंग डायोड के लिए हमारे पास इस तरह से ABCD 4 ऑप्शन दी गई है, इसमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारे पास यहाँ पे
एक पीएन जंक्शन डायोड होता है, पी साइड हो गया, एन इस तरफ, ये एनोड और कैथोड, और इस तरह से एरो ये बाहर की तरफ, तो हमारे पास ये बी ऑप्शन करेक्ट होगी। थर्ड पार्ट, एन एलईडी इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम पीएन जंक्शन डायोड बेस्ड ऑन अ सर्टेन germanium arsenic semiconducting materials whose energy gap is 1.9 electron volt. Identify the color of the emitted light. A option blue, B red, C violet, D green. So here in this question B is the correct option, red. Fourth part, which one of the following statement is not correct in case of light emitting diode? हमारे पास 4 स्टेटमेंट गिवन है, इनमें से कौन सी करेक्ट नहीं है इन केस ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड के केस में? सो हियर ए ऑप्शन है, इट इज अ हेवनली डॉट पीएन जंक्शन डायोड, ये भी करेक्ट है। बी ऑप्शन, इट एमिट्स लाइट ओनली व्हेन इट इज फॉरवर्ड बियास, यस। सी ऑप्शन है, इट एमिट्स लाइट ओनली व्हेन इट इज रिवर्स बियास, तो यहाँ पे ये करेक्ट नहीं है। द एनर्जी ऑफ द लाइट एमिटेड इज लेस देन द एनर्जी गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर यूज्ड, तो ये भी हमारे पास करेक्ट है। सो यहाँ पे कौन सी आ जाएगी? थर्ड ऑप्शन जो होगी वो करेक्ट होगी। इट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ लाइट एमिटिंग डायोड। फिफ्थ पार्ट, द एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय द एलईडी इज, जो एनर्जी होगी रेडिएशन एमिटेड बाय द एलईडी इज, हियर 4 ऑप्शन आर गिवन इन दिस क्वेश्चन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, इक्वल टू और लेस देन द बैंड गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर यूज्ड।